Friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our unit number 43 of IE and IFS which is based on pension fund. चलिए दोस्तों, पेंशन की दुनिया में चलते हैं और पेंशन को समझते हैं दोस्तों कि पेंशन फंड बेसिकली क्या होता है, पेंशन के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पेंशन सिस्टम क्या है, इसका एस्पेक्ट क्या है और फिर पेंशन प्रोडक्ट क्या होते हैं। दोस्तों, रिटायरमेंट एक फेज है लाइफ का जहाँ पे लोग काम करना छोड़ देते हैं और उनको सफिशिएंट फंड चाहिए अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए और जो अनफॉर्सिन एक्सपेंस है उसको पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो पेंशन प्लान होता है वो एक रेगुलर मंथली इनकम प्रोवाइड करता है जब रिटायरमेंट का अनप्रोडक्टिव ईयर होता है, राइट। रिटायरमेंट को अनप्रोडक्टिव ईयर कहा जाता है दोस्तों। सो ड्यूरिंग द अनप्रोडक्टिव ईयर द पेंशन प्लान प्रोवाइड्स फंड, ठीक है, ड्यूरिंग द अनफॉर्सीन ईयर। तो इससे क्या होता है कि जो रिटायरीज हैं वो अपने फाइनेंशियल नीड को मीट कर सकते हैं, ठीक है, बिना अपने सेविंग पे रिलाई किए, बिना अपने फैमिली मेम्बर की सेविंग पे रिलाई किए। दोस्तों, बहुत सारा रीजन्स हैं क्यों लोग पेंशन फंड प्लान को ऑप्ट करते हैं। पहला है कि डिक्रीज इन इनकम पोटेंशियल आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद दोस्तों इनकम पोटेंशियल घट जाता है, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ते जा रहा है जहाँ पे दोस्तों फैमिली मेम्बर हो सकते हैं सपोर्ट करने के लिए नहीं हो रिटायरी को। अर्निंग मेंबर का माइग्रेशन हो जाता है, लिविंग का कॉस्ट बढ़ जाता है, लॉन्गिविटी बढ़ जाती है और दोस्तों डिज़ायर होता है कि एक डिग्निफाइड लाइफ जिया जाए ओल्ड एज में, ठीक है। तो दोस्तों पेंशन प्लान जो है एक रिस्क ऐड करता है कि लिविंग टू लॉन्ग, ठीक है, मतलब कि रिटायरीज हो सकते हैं कि अपने सेविंग को आउटलिव कर लें और डिफ़िकल्ट हो उन्हें कि अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाएँ। तो पेंशन प्लान प्रोवाइड करता है गारंटेड मंथली इनकम जो कि सपोर्ट कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल को और अपने एक्सपेंस खर्चे का ध्यान रख सकते हैं, जैसे मेडिकल बिल, ट्रैवल एंड हॉबीज़ इन ओल्ड एज। अब दोस्तों पेंशन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है कि एक होता है, देखिए दो स्टेज होता है। एक होता है एक्युमुलेशन स्टेज, यहाँ पे यानी कि रेगुलर पेमेंट मिलता है जब तक रिटायरमेंट ना हो जाए, और एक होता है वेस्टिंग स्टेज, यानी आपको रिटायरमेंट के बाद इनकम स्टेडी इनकम मिलता है। तो दोस्तों पेंशन प्रोडक्ट का दो स्टेज है, एक है हमारा एक्युमुलेशन स्टेज और एक है हमारा वेस्टिंग स्टेज। प्लीज़ रिमेंबर, एक्युमुलेशन स्टेज में क्या होता है दोस्तों कि एक्युमुलेशन स्टेज में रेगुलर पेमेंट मिलता है जब तक रिटायरमेंट ना हो जाए। तो रिटायरमेंट होने तक क्या मिलता है दोस्तों, रिटायरमेंट होने तक रेगुलर पेमेंट मिलता है, कहाँ पे, एक्युमुलेशन स्टेज में, प्लीज़ रिमेंबर। और दोस्तों ये जो पेंशन फंड है, इस हम लोग पेंशन फंड की डिस्कस करें। एक्युमुलेशन फेज में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं रेगुलर बेसिस पे अपने पेंशन फंड में, और वो पेंशन फंड क्या करता है, उस पैसे को इन्वेस्ट करता है बहुत सारे एसेट में, जैसे स्टॉक में या बॉन्ड में। इसका गोल ये होता है कि रिटर्न अर्न कर सके और फंड को ग्रो कर सके ओवर द टाइम। एक्युमुलेशन स्टेज कंटिन्यू करता है जब तक इंडिविजुअल रिटायरमेंट तक नहीं पहुंच जाए। अब दोस्तों बात आता है वेस्टिंग स्टेज। वेस्टिंग स्टेज में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है रेगुलर पेमेंट रिसीव करता है अपने पेंशन फंड से स्टेडी इनकम स्ट्रीम के फॉर्म में। दोस्तों हम बात करते हैं कोर फंक्शन की। तो कोर फंक्शन जो है पेंशन प्रोडक्ट का, उसके अंदर रिलायबल कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब जो रिलायबल कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है एक इंपॉर्टेंट होता है इंश्योर करना कि पेंशन फंड के पास इनफ पैसा है कि रिटायरी को सपोर्ट कर सके फ्यूचर में। टाइमली और करेक्ट पेमेंट ऑफ बेनिफिट ये जरूरी है, ये इंश्योर करना कि रिटायरी जो है इनकम रिसीव करे जो कि वो जिसे वो आसानी से ज़िंदगी जी सके। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ पेंशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे इंश्योर किया जा सके कि फंड जो है ग्रो करे और इन रिटर्न जनरेट करे ओवर द टाइम। फिर नेक्स्ट है दोस्तों पेंशन फंड जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है क्योंकि प्लान मेंबर को इन्फॉर्म रखे उनके स्टेटस ऑफ देयर पेंशन के बारे में। तो इसके अंदर दोस्तों आप रेगुलर अपडेट प्रोवाइड किए कि उनका फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, कोई कंट्रीब्यूशन में कोई चेंजेस हो तो नहीं है, ये सभी के बारे में डाटा प्रोवाइड कीजिए। एक्यूरेट डेटा एंड रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी है, कंट्रीब्यूशन को ट्रैक करना, रिटायरमेंट बेनिफिट को कैलकुलेट करना और इंश्योर करना कि पेमेंट जो है टाइमली हो रहा है और करेक्ट अमाउंट में हो रहा है। इसके अंदर दोस्तों रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जो कि पेंशन फंड से रिलेटेड है, जैसा कि कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, बेनिफिट जो हुआ। गुड रिकॉर्ड कीपिंग हेल्प करता है कंप्लायंस को इंश्योर करने में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से। ये सभी दोस्तों पॉइंट समझाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसका क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट, ओके। सो दोस्तों बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि पेंशन प्रोडक्ट ऑफर करती है, वो एक रिपोर्ट को क्रिएट करेगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी। रिपोर्ट क्लियर और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा पेंशन प्लान की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करेगा दोस्तों, हाँ,
और दोस्तों ये जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहेगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रहेगा पेंशन प्लान के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, और ये रिपोर्ट को रेगुलरली प्रोड्यूस किया जाएगा और ये इजीली एक्सेसिबल होता है मेंबर्स ऑफ द पेंशन प्लान। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेंशन प्लान को ऑफर कर रहे हैं, उनका लीगल और एथिकल ऑब्लिगेशन होता है कि वो बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे प्लान के मेंबर में, मतलब वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे डिसीजन में और अकाउंटेबिलिटी में, आप अकाउंटेबल होंगे अपने एक्शन के लिए। और दोस्तों वो लॉज को फॉलो करेंगे, रेगुलेशन को फॉलो करेंगे जो कि पेंशन प्लान को ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेशन को गवर्न कर रहा है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पेंशन प्लान को ऑफर करती है, वो एक सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे, अपने मेंबर से कम्युनिकेट करेंगे प्लान के बारे में। ये सिस्टम दोस्तों टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी प्लान का स्टेटस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और जो भी चेंजेस हैं। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो पेंशन प्लान ऑफर करती है, वो एक्यूरेट रिकॉर्ड रखेगी सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। जैसे कोई पेंशन प्लान एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एनुअल रिपोर्ट प्रोड्यूस करेगा जिसमें प्लान का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल हेल्थ सब कुछ रहेगा। जो प्लान एडमिनिस्ट्रेटर है वो बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा, मेंबर के बेस्ट इंटरेस्ट में, और सारे एप्लीकेबल लॉ को फॉलो करेगा। जो प्लान एडमिनिस्ट्रेटर है वो इस्टेब्लिश करेगा एक सिस्टम ताकि कम्युनिकेट कर सके मेंबर को, जैसे वेबसाइट, हॉटलाइन, यहाँ पे मेंबर जो है इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो प्लान एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करेगा सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जो कि प्लान से रिलेटेड है, ताकि इंश्योर कर सके कि मेंबर को बेनिफिट मिले जिसके लिए वो इंटाइटल्ड है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है। फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब भी अपहेल्ड किया जाएगा। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा EPF, एक होता है PPF, एक होता है इंश्योरेंस एन्युटी स्कीम, एक होता है NPS और एक होता है दोस्तों हमारा अटल पेंशन योजना। तो अब से पहले हम लोग बात करते हैं EPF की। EPF का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, एक पेंशन स्कीम है जो कि मैंडेटरी होता है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए, यानी जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं उनको EPF में रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट है। अब दोस्तों इसका मतलब कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर जो है वो रिक्वायर होगा कि आपको इनरोल करें इस पर्टिकुलर स्कीम में, ये फिक्स है। फिर जो EPF है ये EPFO मैनेज करती है। EPFO यानी एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। EPFO दोस्तों कंट्रीब्यूशन को मैनेज करती है जो कि एम्प्लॉय कर रहे हैं, एम्प्लॉयर कर रहे हैं टुवर्ड द स्कीम। EPF स्कीम दोस्तों एम्प्लॉय को कवर करता है इन स्पेसिफाइड इकोनॉमिक सेक्टर एट फर्म्स विद मोर दैन 20 एम्प्लॉयज़। मतलब यदि आप ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे 20 से कम एम्प्लॉय हैं तो आपको इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो एम्प्लॉय हैं वो एग्जाम्प्ट कर सकते हैं EPF में स्कीम में पार्टिसिपेट करने के, यदि प्रोवाइड करते हैं पेंशन प्लान जो कि बेस्ट बेनिफिट ऑफर कर रही है, जो कि इक्वल टू है या बेटर है EPF स्कीम के द्वारा। ठीक है, ये एग्जाम्पशन EPFO देती है। तो यही समझाया जा रहा है दोस्तों। अब बात करें EPFO के बारे में और EPFO का क्या काम है, तो EPFO रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड स्कीम को मैनेज करेगी। और दोस्तों ये मैंडेटरी स्कीम है। ठीक है, ये EPFO क्या करती है दोस्तों, ये मैनेज करती है एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड स्कीम को, जो कि मैंडेटरी पेंशन स्कीम है प्राइवेट सेक्टर के लिए। मैंने आपको बता दिया है कि मैंडेटरी है फॉर प्राइवेट सेक्टर। EPFO क्या करती है दोस्तों, ये आउटसोर्स करती है स्कीम के मैनेजमेंट को। ठीक है, तो फंड मैनेजर, और फंड मैनेजर क्या होते हैं, कौन होते हैं, PSU बैंक्स होते हैं। मतलब EPFO दोस्तों डायरेक्टली मैनेज नहीं करती है मनी को जो कि एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, लेकिन वो दूसरे कंपनी को हायर करती है इसको करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, एक ट्राईपार्टाइट बोर्ड होता है जो जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के। इनकी जिम्मेवारी होती है कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जिम्मेवारी होती है कि EPFO के स्कीम को एडमिनिस्टर करें। इसका मतलब कि वो जितने भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी डिसीजन मेकिंग रिलेटेड है EPFO से, उसको डील करते हैं। नाम याद रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। EPFO के अंदर दोस्तों 3 मेजर स्कीम है। एक है EPS एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एक है EDLIS यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, और एक है EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। EPS, EPF और EDLIS। अब दोस्तों EPS क्या होता है, EPS दोस्तों पेंशन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद। EDLIS क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज करता है एम्प्लॉय को। और EPF क्या होता है, सेविंग स्कीम है एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है दोस्तों EPFO के बारे में। वी आर टॉकिंग इन डिटेल अबाउट EPFO बिकॉज दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर पेंशन फंड, सो यू शुड नो दैट व्हाट इज EPF। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है मैंडेटरी पेंशन स्कीम प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, और ये स्कीम मैनेज किया जाता है EPFO के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर 3 मेजर स्कीम बताया आपको। EPFO के अंदर जो हमारा 3 मेजर स्कीम है वो कौन कौन सा है। ठीक है, EPFO की जिम्मेवारी वो बनती है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को इन्फोर्स करे। ठीक है, और दोस्तों जो भी स्कीम है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को इन्फोर्स करे अक्रॉस द कंट्री, और ये सारे इंडिविजुअल अकाउंट को मेंटेन करती है प्रत्येक एम्प्लॉय का। EPFO एक नोडल एजेंसीज है। मतलब यदि आप किसी फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं जिसके पास ऐसा कोई एग्रीमेंट है इंडिया के साथ, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे पेंशन बेनिफिट अंडर द EPFO स्कीम। ठीक है, और दोस्तों EPFO सारे इंडिविजुअल अकाउंट को मेंटेन करती है प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए।
और फिर प्रोसेस करती है, क्लेम को सेटल करती है। देखिए उसके बाद क्या क्या पॉइंट समझाया जा रहा है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का, कि कहा जा रहा है कि मतलब दोस्तों जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है वो एक फिक्स परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी को कंट्रीब्यूट करते हैं ईपीएफ में। और ये जो कंट्रीब्यूशन होगा ना एम्प्लॉयर का, वो जस्ट ईपीएफ के लिए नहीं होगा, लेकिन ये एलोकेट किया जाता है ईपीएस के लिए भी। ठीक है, ईपीएफ मैंने बताया था कि एक सेविंग स्कीम है, ठीक है, और एक ईपीएस होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो जो फिक्स अमाउंट है सैलरी का वो कंट्रीब्यूट किया जाता है ईपीएफ में और ईपीएस में। ईपीएफ का बेनिफिट ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट हायर होता है, टैक्स पे एग्जम्पशन मिलता है, फिर दोस्तों उसके बाद लो रिस्क होता है। तो ईपीएफ आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है कंट्रीब्यूशन पे, और दोस्तों एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय को भी। और जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है वो टैक्स से एग्जम्प्टेड होता है। ईपीएफ को लो रिस्क माना जाता है क्योंकि दोस्तों ये गवर्नमेंट मैनेज करती है, इसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उसके अलावा दोस्तों यदि एम्प्लॉय का डेथ हो जाए तो नॉमिनी जो है एक्यूमुलेटेड अमाउंट को रिसीव करते हैं अकाउंट में, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो हमारा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स परसेंटेज होता है एम्प्लॉय के सैलरी का ईपीएफ में। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है दोस्तों इक्वल परसेंटेज कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है बेसिक सैलरी प्लस डीआरए सैलरी यानी डीए के बेसिस पे होता है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के लिए बेसिक सैलरी के परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। फिर दोस्तों ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो या तो फिक्स अमाउंट होगा 1800 रुपया पर महीना, या दोस्तों 12% होगा एम्प्लॉय सैलरी का, जो भी लोअर हो, ठीक है, जो भी कम होगा वो होगा। दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉय के सैलरी का 12%। दोस्तों एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 12% का, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 3.67% जो है एलोकेट किया जाता है ईपीएफ में, और जो रेस्ट 8.33% है वो एलोकेट किया जाता है ईपीएस में। ठीक है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का दो पार्ट है वो समझाया जा रहा है दोस्तों। अब जरा बात करते हैं ईपीएफ और ईपीएस के अलावा और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है ईपीएफओ। ठीक है, तो बताया जा रहा है दोस्तों कि आपका जो जब भी एम्प्लॉयर इनरोल करेगी, जब भी एम्प्लॉयर दोस्तों किसी एम्प्लॉय को इनरोल करेगी ईपीएफ स्कीम में, तो उसको रिक्वायर होता है कि वो एडिशनल चार्ज देगा ईडीएलआई और ईपीएफ रजिस्ट्रेशन का ईडीएलआई का चार्ज देगा। ईडीएलआई दोस्तों एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय को, और प्रीमियम जो है उनके जो होता है वो 0.5% होता है एम्प्लॉय के सैलरी का, और साथ ही साथ दोस्तों एम्प्लॉयर को 0.5% ईपीएफ के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज का भी देना है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कैलकुलेट किया जाता है कि एम्प्लॉय के सैलरी के बेसिस पे, और 3 सिनेरियोज़ हैं यहाँ समझाया जा रहा है। पहला सिनेरियो में यदि एम्प्लॉय का सैलरी 15,000 से कम है तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेंगे एज पर देयर शेयर ऑन द एम्प्लॉय सैलरी। जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय का सैलरी 10,000 है और एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूट करेंगे 12% ऑफ 10,000 यानी 1,200 रुपया पर महीना। सेकेंड सिनेरियो क्या है कि एम्प्लॉय का सैलरी मान लीजिए 15,000 से ज़्यादा है, लेकिन उसने मिनिमम ईपीएफ के लिए ऑप्ट किया है, तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा 1,800 रुपया पर महीना, और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो एज़ पर द शेयर होगा मिनिमम सैलरी जो कि 15,000 का होगा। ठीक है, 12% 15,000 का 1,800 रुपया होता है। और तीसरा सिनेरियो में जहाँ पे एम्प्लॉय का सैलरी 15,000 से ज़्यादा है और उसने फुल ईपीएफ के लिए ऑप्ट किया है, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा अपने करंट सैलरी का 12% और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा मिनिमम सैलरी ऑफ 15,000 के बेसिस पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय का सैलरी 30,000 रुपया है, तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है होगा 3,600 रुपया पर महीना। ठीक है, और एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है 1,800 या 12% ऑफ 3,600 जो कि 3,600 रुपये पर महीना, जो भी चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये 3 सिनेरियो बताया गया है। अब जरा बात करते हैं दोस्तों एग्जेम्प्टेड फंड की। लेट्स टॉक अबाउट विच फंड्स आर हैव बीन एग्जेम्प्टेड। सो लेट्स टॉक इन डिटेल रिगार्डिंग एग्जेम्प्टेड फंड। तो फ्रेंड्स यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा एम्प्लॉयर है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने पेंशन प्लान को। ठीक है, जो एम्प्लॉयर है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं दोस्तों अपने पेंशन प्लान को, जिसे कहा जाता है एग्जेम्प्टेड फंड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द ईपीएफओ प्लान। लेकिन दोस्तों उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा ईपीएफओ से, इससे पहले भी वो कर सकें। तो एम्प्लॉयर इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपना पेंशन प्लान, जिसे कहा जाता है एग्जेम्प्टेड फंड। फिर बताया जा रहा है कि ईपीएफओ प्लान की तरह दोस्तों एम्प्लॉय जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे एग्जेम्प्टेड फंड के स्कीम में, और जो कंट्रीब्यूशन लेवल रहेगा वो ईपीएफओ प्लान के सिमिलर होगा। दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करेंगे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयर सैलरी टुवर्ड द एग्जेम्प्टेड फंड। दोस्तों एग्जेम्प्टेड फंड जो है वो सेम रेट ऑफ रिटर्न देता है जैसे ईपीएफओ प्लान होता है, और इसका रिटायरमेंट एज होता है 58 से लेकर 60 ईयर्स। मतलब एम्प्लॉय जो है उनको सिमिलर रिटर्न मिलेगा उनके इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि वो ईपीएफओ प्लान के अंदर मिलता। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होता है एग्जेम्प्टेड फंड का वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, मतलब कि वो क्लेम कर सकते हैं इस कंट्रीब्यूशन को टैक्स डिडक्शन में। और दोस्तों इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट इनकम होता है एग्जेम्प्टेड फंड से वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्टेड फंड को एस्टैब्लिश किया गया था इंडिपेंडेंट ट्रस्ट के रूप में, मतलब दोस्तों वो सेपरेट लीगल एंटिटीज होते हैं एम्प्लॉयर से। एग्जेम्प्टेड फंड को गवर्न किया जाता है एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जो कि ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं और फंड को मैनेज करते हैं।
दोस्तों यहाँ रेगुलेशन है जगह पे जो कि स्पेसिफाई करता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बॉन्ड में। मतलब एग्जेम्प्टेड फंड जो है कुछ सर्टेन परसेंटेज अपने एसेट का इस तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे जिसे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब जरा बात किया जा रहा है तो पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ पीपीएफ। पीपीएफ स्कीम क्या है दोस्तों? पीपीएफ होता है दोस्तों हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो व्हाट इज़ पीपीएफ? सो देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है पीपीएफ के रिगार्डिंग, ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि सरकार नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था, ठीक है। और पीपीएफ दोस्तों एक सेविंग स्कीम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च की थी, जिससे इंडिविजुअल जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और उस पर रिटर्न अर्न कर सकते हैं। दोस्तों लॉक इन पीरियड जो होता है पीपीएफ का तो वो होता है 15 साल का। तो पीपीएफ में जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करने का 15 साल है। मतलब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उसे एक्सटेंड कर सकेंगे दूसरे 5 साल तक यदि आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। फिर दोस्तों यदि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो कहा जा रहा है कि जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो टैक्स डिडक्शन में एलिजिबल है एटीसी के अंदर। मतलब जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उसे डिडक्ट किया जा सकता है आपके टैक्सेबल इनकम से, जिससे आपका टैक्स जो पे करना पड़ेगा वो कम हो जाएगा। जो भी रिटर्न आप अर्न करेंगे पीपीएफ से वो कम्प्लीटली टैक्स एग्जेम्प्टेड है। मतलब आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है जो भी इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 500 रुपया पर साल इन्वेस्ट करना ही करना है और मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो इंटरेस्ट जो मतलब आपको जो है मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, प्रत्येक इंडिविजुअल केवल एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है अपने नाम पे। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे अपने पीपीएफ इन्वेस्टमेंट का वो एनुअली कैलकुलेट किया जाता है और आपके अकाउंट में ऐड किया जाता है। तो ये सभी दोस्तों एडवांटेज है पीपीएफ का। कोई भी सिटीजन है वो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन एनआरआई और एचयूएफ को कोई अलाउ नहीं है इसमें इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टर जो है वो लोन अवेल कर सकते हैं अगेंस्ट पीपीएफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन 3rd and 5th ईयर। और दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो बेनिफिट्स मिलेगा पीपीएफ से उसे रिप किया जा सकता है रिटायरमेंट एज में। अब जरा बात करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस एन्युटी स्कीम बेसिकली क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट इंश्योरेंस एन्युटी स्कीम। दोस्तों इंश्योरेंस एन्युटी स्कीम का मतलब ये होता है, एन्युटी एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे आपको लमसम अमाउंट ऑफ मनी मिलता है किसी इंश्योरेंस कंपनी को और प्रॉमिस करते हैं वो आपको फिक्स अमाउंट पे करेंगे एट रेगुलर इंटरवल, जैसे मंथली, क्वार्टरली। तो एक होता है इमीडिएट एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी दोस्तों एक तरह का एन्युटी होता है जहाँ पे पेमेंट जो है जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया तब से शुरू हो जाता है, तुरंत शुरू हो जाता है पेमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट करने के जस्ट बाद, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास लमसम पैसा है आपके रिटायरमेंट एज के लिए, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप जो है आपके पास लमसम पैसा है रिटायरमेंट एज पे तो आप उसे इमीडिएट एन्युटी खरीद सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको तुरंत पे करना स्टार्ट कर देगी एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर एक महीना या हर एक साल, ठीक है। डिपेंड करेगा आपका प्रेफरेंस क्या है। यदि आपकी डेथ हो जाती है मैच्योरिटी के टाइम में ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एन्युटी तो जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आपके लीगल हायर को या नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर of this lecture unit number 43. Now we will discuss part 2 lecture which will be able to paid member. धन्यवाद।